हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आज यानी कि 9 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने होंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। कुंडापुरा के कारवाल्हो परिवार द्वारा आयोजित 19वें प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सो हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड ऑफ कर्नाटका? तो कर्नाटका का ये 19वां प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार मिलता है अपोलिनारिस डिसूजा को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 19वां प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार है जो कि मिला है अपोलिनारिस डिसूजा को। अभी ये ट्रेंड कर रहा है गूगल पे 11वें कलाकार पुरस्कार से, जो कि मिला था क्रिस्टोफर डिसूजा को। ये 2015 में ही मिल गया था, जो कि अभी भी ये चलन में चल रहा है। ठीक है, तो काफी जगहों पे मैंने देखा कि इसी को बता दिया गया है कि 11वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वो क्रिस्टोफर डिसूजा बता दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन ये पुरानी न्यूज है 2015 की। 2019 में अभी इसको हुए 8 साल बीत गए। ठीक है, तो 2019 में अब जाकर के अगर आप 8 साल देखोगे तो ये 19वां पुरस्कार मिल रहा है और ये मिल रहा है अपोलिनारिस डिसूजा को। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अपोलिनारिस डिसूजा को 19वां कलाकार पुरस्कार मिला क्योंकि इसकी शुरुआत 2005 में ही हो गई थी और इसकी जो स्थापना थी 2005 में भाषाविद प्रताप नाइक एसजे और उनके कुंडापुरा के कारवाल्हो परिवार द्वारा की गई थी। तो बस आप सिंपली याद रखिएगा, अपोलिनारिस डिसूजा को कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया 19वें कलाकार पुरस्कार से। अगर हम बात करें हाल ही में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार के बारे में, तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये आरबीआई को दिया गया। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार ये नंदिनी दास को मिलता है। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार टी पद्मनाभन को मिलता है और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार विहान तल्या को जाता है और रोहिणी नैयर पुरस्कार ये दीनानाथ राजपूत को मिला और यूरोपीय संघ का सखरोव पुरस्कार तो ये जीना महसा अमिनी को मिलता है। और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की बात करें तो ये गुजरात का धारडो गांव, इसको ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में चल रहे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 का खिताब भारत ने जीत लिया है। ठीक है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीत लिया है। ये महिला की बात हो रही है। ठीक है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी महिला टीम की बात हो रही है, तो ये भारत ने जीत लिया है। भारत ने एक अहम मुकाबले में जापान को 4-0 से शिकस्त दे करके ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारत ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। इसमें अगर हम बात करें तो ये आयोजित हो रहा था भारत में, भारत ही मेजबान देश था इसका। और वहीं पे इसके अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें भी इसमें शामिल थी। तो भारत इसको जीत लिया है, किससे हरा करके? जापान को हरा करके। तो इतना आपको याद रखना है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी या कप से रिलेटेड खेलों की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कभी कभी। तो जैसे रणजी ट्रॉफी है, इसका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ध्यानचंद ट्रॉफी, इसका संबंध हॉकी से है। ध्यानचंद तो नाम में ही है तो आपको पता होगा। आगा खां कप ये हॉकी से रिलेटेड है और डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी ये फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप अक्सर पूछा जाता है, फुटबॉल से रिलेटेड है। और इजरा कप ये पोलो से रिलेटेड है। और वहीं पे दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है और संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, लेकिन संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। रोवर्स कप की बात करें हम लोग तो ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है और नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो ये हॉकी से रिलेटेड है और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी हॉकी से रिलेटेड है। और ये सब भारत के राज्य स्तर के खेल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल किसी और दिन बता दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सो हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये नियुक्त किया गया है हितेश कुमार को। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार को। तो तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। तो इस विभाग में महासर्वेक्षक पद पे किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस को। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें हाल ही में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, तो मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में आपने देखा हीरालाल सामरिया को। रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कभी कौन बनते हैं? तो मनोरंजन मिश्रा। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनते हैं? महेंद्र सिंह धोनी बनते हैं। और घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये कैटरीना कैफ बनती हैं।
और चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन, ये इंपॉर्टेंट है। तो चुनाव आयोग अपना नेशनल आइकॉन किसे घोषित करती है? राजकुमार राव को। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अभी कौन बने हैं हाल ही में? तो ये अमोल मजुमदार बने हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ 7 G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये देखिए, जो आपका G7 है, ये G7 शिखर सम्मेलन ये हो चुका है ऑलरेडी, जो कि जापान में हुआ था इसकी बैठक, लेकिन ये विदेश मंत्रियों की अभी बैठक हुई है। तो ये कहाँ पे संपन्न हुई है? तो ये भी जापान में ही संपन्न हुई है। तो जापान आपको याद रखना है, G7। ठीक है, इसका जो G7 शिखर सम्मेलन 2023 था वो जापान में हुआ था, लेकिन इसके विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो भी जापान में ही होती है। तो इस वर्ष की G7 बैठक की अध्यक्षता करने वाले जापान ने मंगलवार और बुधवार को टोक्यो में चर्चा की मेजबानी की। तो ये टोक्यो में आयोजित हुआ था। गाजा युद्ध में मानवीय रुकावटों की बढ़ती मांग को देखते हुए इन बैठकों का समय महत्वपूर्ण है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और विदेश मंत्री योको कामिकावा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। G7 यहाँ पे अगर हम बात करें तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी एडवांस इकोनॉमी वाले देशों का ग्रुप है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसका गठन 1975 में हुआ था। देखिए, वर्ष 1998 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद इसे सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया, रूस को। ठीक है, तो रूस को यहाँ पे क्रीमिया को हड़प लेने की वजह से थोड़ा विवाद में चल रहा था रूस, ये यूक्रेन का क्रीमिया है, तो इसकी वजह से 2014 में से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद अगेन ये जो G8 के रूप में जाना जा रहा था वो अगेन G7 के रूप में जाना लगा। ठीक है, तो ये आपका जो G7 है इसमें आपको कंट्रीज कितने हैं ये ध्यान देना है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं द्वारा एक घूर्णन आधार मतलब रोटेशनल बेसिस पर की जाती है। तो बारी बारी से सभी लोग इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें हाल ही में हुई बैठक और सम्मेलन के बारे में, तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये यूनाइटेड किंगडम में होता है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में होता है। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 ये जर्मनी बर्लिन में आयोजित होता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ध्यान रखिएगा, बर्लिन जर्मनी में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ये मुंबई में आयोजित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और विश्व कॉफी सम्मेलन ये बेंगलुरु में आयोजित होता है। दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 खजुराहो में। और पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 ये नई दिल्ली में आयोजित होता है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ये न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नेवी ये मुंबई में आयोजित होता है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा कहां पर 12 GST सेवा केंद्रों का अनावरण किया गया है? तो कहां पे किया गया है? जो अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा 12 GST सेवा केंद्रों का अनावरण तो ये गुजरात में किया गया है। गुजरात आपको याद रखना है कि गुजरात के वापी में ज्ञानधाम स्कूल में एक उत्सव के अवसर पर केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 12 वस्तु एवं सेवा कर GST सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार MBMA योजना के प्रतिभागियों को मान्यता दी और पुरस्कृत किया, जो बिक्री और खरीद लेन देन के दौरान बिल बनाने की संस्कृति को बढ़ावा देती है। देखिए, अगर हम बात करें वस्तु एवं सेवा कर के बारे में या फिर GST के बारे में, तो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। ठीक है, तो ये कब लागू होता है ये आपको याद हो चुका होगा, क्योंकि काफी बार आपने इसको देखा होगा। 1 जुलाई 2017 ये आपको याद रखना है। और ये एक अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तु एवं सेवा कर जिसको GST बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित होती है और भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये यहाँ पे 5 स्लैब हैं, इसके 5 टाइप हैं GST के। और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए जो लगाए गए हैं 12 के 12, अभी आपने देखा जो वो कहाँ पे इसका अनावरण किया गया है 12 GST केंद्रों का, तो वो ये रहे। ठीक है, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, मेहसाड़ा, पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीधाम, यहाँ पे ये इनका अनावरण किया गया है। राइट, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने
आरोपी आतंकवादियों के लिए जीपीएस एंकलेट पायल लॉन्च किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आरोपी होते हैं या आतंकवादी होते हैं उनके लिए उनके पैरों में जैसे पायल पहनाया जाता है वैसे ही एक यहाँ पे जीपीएस पायल लॉन्च किया गया है। तो ये किस प्रदेश या किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ये लॉन्च किया है एंकलेट या फिर पायल? तो ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जमानत पर रिहा आतंकी आरोपियों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकर पायल पेश की है, जो ऐसा करने वाला देश का पहला पुलिस बन गया है। जीपीएस ट्रैकर एंकलेट एक पहनने योग्य उपकरण है जिसे व्यक्ति के टखने के चारों ओर चिपका दिया जाता है और उनकी गतिविधि पर नजर रखी जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे इसको पहनाया जाता है, जो जीपीएस ट्रैकर है जिसको नाम दिया गया है जीपीएस ट्रैकर पायल या फिर एंकलेट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो भी जमानत पर रिहा हो रहे आतंकी हैं उनकी निगरानी के लिए ये पेशकश शुरू की है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसने सहकारी संस्था NCOL का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड लॉन्च किया? तो किसने किया? जो सहकारी संस्था NCOL है इसका भारत ऑर्गेनिक ब्रांड लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। तो आप सिंपली बस याद रखेंगे अमित शाह ने NCOL नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक्स, ठीक है, NCOL यानी कि नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जारी किया है। किसने किया है? अमित शाह ने। बस इसको आप इतना सिंपली याद रखेंगे, अमित शाह ने इसको जारी किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के कामचटका में क्लूचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो नाम थोड़ा अजीबोगरीब है बट इसको आपको याद रखना है, ये किस देश में है जहां पे ये ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रूस में है। ठीक है, रूस आपको याद रखना है। रूस में कामचटका में क्लूचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्लेचुवस्काया सोपका में विस्फोट हो गया, जिसके कारण रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्कूल बंद करने पड़े। 2023 में यह तीसरा विस्फोट था जिसने आसमान में 13 किमी दूर तक राख फैला दी। ठीक है, तो रूस का यह है कामचटका क्लूचेवस्काया सोपका। ठीक है, ये ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है। तो आप बस इसको ऐसे ही रीड कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ये रूस का है। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है केरल को। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य को जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, केरल को जाता है। तो नवंबर 2023 में केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित अपनी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए दिया गया है। केरल को वेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने और स्वदेशी उत्पादों के प्रभावी विपणन को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा दिया जाता है। तो ये महिलाओं के नेतृत्व वाले जो भी छोटे और मध्यम आकार के उद्यमी होते हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसको जाता है? केरल को जाता है। ठीक है, केरल राज्य को, यह ध्यान रखिएगा, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड केरल को जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो महिला वर्ग में फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है आर वैशाली ने। ठीक है, आर वैशाली आप याद रखेंगे। महिला वर्ग में फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब आर वैशाली ने जीता है। तो फिडे ग्रांड स्विस में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत की आर वैशाली और विदित गुजराती ने क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग के खिताब अपने नाम करते हुए फिडे कैंडिडेट के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। तो देखिए, महिलाओं की बात करें तो ये पहली महिला बनती हैं जो फिडे ग्रांड स्विस में ये विजेता रहती है, आर वैशाली। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि महिलाओं में फिडे ग्रांड स्विस किसने जीता? तो आर वैशाली ने। वही पुरुषों में विदित गुजराती ने यह जीता है। ठीक है, फिडे ग्रांड स्विस को। तो इसको आप याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जो फिडे कैंडिडेट अभी होने वाला है इसमें भी ये लोग अपना स्थान पक्का कर लिए हैं। ठीक है, तो बस इस सिंपली आप इतना याद रखिएगा, आर वैशाली ने फिडे ग्रांड स्विस में इतिहास रचते हुए इसको जीत लिया है। वहीं पे अगर हम बात करें फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना जो होती है वो 20 जुलाई 1924 को होती है और वहीं पे मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सदस्य इसके 200 हैं और वहीं पे अध्यक्ष अर्कडी द्वारकोविच हैं। ठीक है, अर्कडी द्वारकोविच इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद हैं। विश्वनाथ आनंद भारत के, आप जानते हो, ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है,
तो विश्वनाथ आनंद इसके उपाध्यक्ष हैं फिडे के, इसको आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, कपास उत्पादन और उपभोग समिति ने हाल ही में पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 सीजन के लिए कपास उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कपास उत्पादन में इस साल 2023-24 सीजन में कितने प्रतिशत की कमी आई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो 6% की कमी आई है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 6% की कमी आई है। भारत में कपास उद्योग को गुलाबी वॉलवर्म संक्रमण और अपर्याप्त मानसूनी बारिश जैसे कारकों के कारण आगामी सीजन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कपास उत्पादन और उपभोग समिति ने हाल ही में पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 सीजन के लिए कपास उत्पादन में 6% की कमी का अनुमान लगाया है। 2023-24 के लिए कपास का उत्पादन 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन में 336.60 लाख गांठ से कम है। तो पिछले साल 336.6 लाख गांठ था, इस बार 316.57 लाख गांठ ही है, जो कि 6% कमी को दर्शाता है। तो 6% आप ध्यान रखेंगे कपास के उद्योग में कमी, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 7 नवंबर को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। वहीं जो आज का क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, ये आपको बताना है 7, 8 या 9 या 10 नवंबर को कब मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।